अच्छी बात। तो देखो सांख्यिकी के अंदर आपके दो टॉपिक दे रखे हैं। एक टॉपिक तो कौन सा है आपका, इंट्रोडक्शन। एक टॉपिक कौन सा है, अपना सामान्य परिचय। और परिचय के अंदर उसने सब कुछ दे रखा है, कौन कौन सा, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सब कुछ दे रखा है। और दूसरे सेगमेंट के अंदर उसने एक नाम सुना होगा बाई चांस आपने, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको सब पता है, बड़े अच्छे बच्चे हो। तो सेंट्रल टेंडेंसी यानी क्या अपने बेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब देखो मोटे मोटे तौर पे इसके अंदर क्वेश्चन जनरली कितने बनते हैं, इसका भी अंदाजा लगाया होगा, देखा ही नहीं। अरे भाई इतना भी कम मत आंके भाई, 2 या 3, 4 से 5 क्वेश्चन अपने इसके अंदर बनते हैं। और वो इतने आसान होते हैं, अगर आपने ध्यान से क्लास देख ली, समझ ली, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड्स, क्या बोला मैंने, मेरे साथ यहाँ पर पूरा बोर्ड पे ध्यान दे लिया। वो 5 क्वेश्चन, 4 हैं या कितने आए, 5 हैं, वो 5 क्वेश्चन हर एक बच्चे के आराम से होंगे। बस ध्यान देना है। ध्यान देना मतलब मेरे पे, यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना। तो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल चीज़ें आती हैं। एक बार शुरू करते हैं पर बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से। आप सबके पास नोट्स मिल गए हैं, सभी लोग अपने नोट्स खोल लें अपने अपने मीडियम में। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से लूँगा, कुछ चीज़ यहाँ समझाऊँगा, ठीक है। और यहाँ अपन क्वेश्चंस वगैरह लेंगे। तो सभी लोग अपने अपने एक बार नोट्स खोल लें। अब जब आप नोट्स खोलेंगे तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको, बेटा सबको आवाज़ पीछे आ रही है, और पीछे आ रही है तो चलो। अब सबसे पहली बात तो बेटा, एक बार जो बार बार अपन ये बोलते हैं ना, सांख्यिकी, अपन जो ये शब्द बोल रहे हैं सांख्यिकी, स्टैट्स जो बोल रहे हैं अपन, पूरा नाम क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। पूरा नाम क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। तो कई बार मन में ये आता है ये शब्द आया कहाँ से, इस शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हिस्ट्री बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको अपन, हिस्ट्री बोल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दिया है, तो याद करने का तरीका बताता हूँ। अब मैं ही चाहूँगा जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा आपका पूरा कंसंट्रेशन थोड़ी देर यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरी बात करूँगा। कुछ शब्द आए भांति भांति की जगहों से। एक शब्द आया स्टेटस, ठीक है। फिर एक शब्द क्या आया, स्टेटिस्टा। फिर एक शब्द क्या आया, स्टैटिस्टिक। और एक फिर शब्द क्या आया, स्टैटिस्टिक। अब देखो थोड़ा थोड़ा आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। ये शब्द है लैटिन भाषा का, ये शब्द है इटालियन भाषा का, ये शब्द है अपना जर्मन भाषा का, और ये शब्द इसका अपना फ्रेंच भाषा का, ठीक है। जिसको अमूमन इन सब का मतलब एक ही है। क्या मतलब है ये भी समझाऊंगा। तो ऐसा माना गया कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसका काम शुरू होता रहा, जिसको आज हम क्या जानते हैं, जिसको आज हम सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। अब देखो याद करें, तरीका बताता हूँ। आप लोग इटालियन फूड कभी खाया होगा रेस्टोरेंट में, नाम सुना है पास्ता, सुना होगा ना। पास्ता कौन सा फूड है, इटालियन। तो पास्ता से आ ध्यान रखना, क्या है इसमें, ता। क्या ध्यान रखोगे, पास्ता से स्टैटिस्टा, ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। इटालियन शब्द कौन सा हो गया, पास्ता वाला। अगर थोड़ा इतिहास जानते हो, जर्मनी का एक बड़ा शासक हुआ था हिटलर, है। किसी को याद है कि हिटलर का सिंबल क्या था, स्वास्तिक। बहुत ही बढ़िया ने कहा, हिटलर का जो सिंबल था वो स्वास्तिक था, ठीक है ना। लेकिन पूरा सीधा नहीं था, टेढ़ा था। खुद भी क्या था, वो टेढ़ा ही था। तो उसका सिंबल टेढ़ा स्वास्तिक था, तो खुद भी टेढ़ा था। तो खत्म कहाँ हुआ स्वास्तिक बेटा, खत्म कहाँ हुआ, तिक पर। तो ये भी कहाँ खत्म हो रहा है बेटा, तिक पर। तो तिक वाला कौन सा, जर्मन। दोबारा बोलो, पास्ता से स्टैटिस्टा, तिक से जर्मन कौन सा,
फ्रेंच वालों की आदत होती है हर चीज़ खींच के बोलते हैं, काम भी सारे खींच के करते हैं। तो स्टैटिस्टिक क्या है ये? स्टैटिस्टिक जो खींच के चल रहा है वो कौन सा हो गया अपना? फ्रेंच। अब आपने कहा ये अरे भाई ये 4 ही चीज़ें हैं, 3 अपन ध्यान रख ली, चौथी अपने आप सेट हो गई। तो बेसिकली क्या था? पास्ता से क्या ध्यान रखोगे? पिस्ता। ठीक से क्या ध्यान रखोगे? जर्मन, हिटलर वाला फंडा। और ये कौन सा? हर चीज़ खींच के बोलते हैं, तो कौन सा हो गया वो? फ्रेंच। और एक शब्द क्या था लैटिन का? स्टेटस। नाउ अब इनका आशय क्या? इन सबका जो आशय है, इन सबका जो मतलब है, वो एक वर्ड होता है अपने, उसको बोलते हैं राजनीतिक, राज्य से संबंधित। राजनीतिक, शायद लिखा भी होगा मैंने इसके अंदर, राजनीतिक राज्य से संबंधित। अब एक बात 2-3 लाइनों में समझ लो इसका मतलब क्या है। देखो पहले जमाने में जो स्टेट्स की बात अपन करें, पिछले जमाने में या पूर्व जमाने में बात करें, तो स्टेट्स का मेन रोल क्या था बताओ? पहले जमाने किसके हुआ करते थे? राजा महाराजाओं के होते थे ना। अरे पहले किसके जमाने होते थे? राजा महाराजाओं के। राजा महाराजाओं जमाने में जो आंकड़े इकट्ठे करते थे उसका मूल उद्देश्य क्या था? कि जो मेरे राज्य से संबंधित लोग हैं उनकी कल्याण के लिए, किसके लिए? उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए आंकड़े इकट्ठे किए बहुत। क्या काम बोलो, क्या बताया मैंने घूम के? क्या बताया मैंने? पहले जमाने में आंकड़े इकट्ठे क्यों करते थे? लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। कल्याण क्या? आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में पता लग जाए। भाई कल्याण क्या? उनकी इकोनॉमिक और उनकी सोशल कंडीशन के बारे में पता लग जाए। ये तो मैंने बात की ऊपरी तौर पर। अंदर की बात करें, आपने पिक्चर देखी होगी बाहुबली, देखी होगी। उसमें एक काला सांसा था बड़ा सारा, काली के। उसने क्या किया था? माहिष्मती पर आक्रमण किया था। किस उद्देश्य से किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। बात समझ में आ रही है मेरी? क्यों किया था उसने? साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो पहले के राजाओं में ये महत्वाकांक्षा बहुत हुआ करती थी कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ, इसका राज्य हड़प लूँ, इसको अपनी सीमाएं बढ़ा लूँ। उसके लिए उनको क्या चाहिए होता था? सैनिक। उसके लिए क्या चाहिए होते थे? तो आंकड़े इसलिए भी इकट्ठे करते थे, कितने तो क्या है बूढ़े और कितने क्या है जवान, ताकि मेरे सेना में कितने शामिल हो सकते हैं और मेरा सैन्य बल, मेरा जो सैनिक बल है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो बेसिकली पहले के ज़माने में आंकड़ों का, इसलिए देखो एक शब्द में ख़त्म किया है मैंने। यहाँ पे क्या बोला मैंने? पॉलिटिकल स्टेट, राजनीतिक राज्य से संबंधित आंकड़े, चाहे वो कल्याण के लिए हो, चाहे किसके लिए हो, वो सेना के बल के लिए पता करने के लिए हो। तो कुल मिला के किसी राज्य से, अब इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, किसी राज्य, किसी स्टेट से संबंधित लोगों के कल्याण, वेलफेयर के लिए इकट्ठे किए गए आंकड़ों को पहले क्या बोलते थे अपन? सांख्यिकी बोलते थे। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। आजकल तो ये हर चीज़ में काम आती है। आती ही नहीं आती? अरे आपने सुना उस टाइम पहले फेसबुक पे आंकड़े बिके थे, सुना था? तो आजकल तो हर चीज़ ही कहाँ होता है? आंकड़ों से ही होता है, डेटा से ही होता है। लेकिन पहले ज़माने में इसका सीमित क्षेत्र था। पहले क्या था? लिमिटेड स्कोप था। आज धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मेरी 4 चीज़ याद रहेंगी। इसका उद्भव, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये शब्द हैं जो भांति भांति के क्षेत्रों में हुआ। मतलब हर पूरे उसके अंदर हर जगह इसका काम हो रहा था। चाहे वो अपना लैटिन देश हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रेंच हो, हर जगह इसका काम हो रहा था। लेकिन मेन आशय क्या था? समझ में आ गई मेरी बात? मेन आशय क्या था? राज्य से संबंधित लोगों के कल्याण के लिए आंकड़े इकट्ठे करना। कल्याण से मतलब क्या समझना है? आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाना। चाहो उसमें लिख लो साथ में एक लाइन, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानना। टू नो अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को जानने के लिए एकत्र आंकड़े। आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जानने के लिए एकत्र आंकड़े। डेटा कलेक्टेड टू नो अबाउट, डेटा कलेक्टेड टू नो अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। डेटा कलेक्टेड टू नो अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन।
तो ये तो अपन ने शब्द के बारे में जाना। अब आप नेक्स्ट देख रहे होंगे, उसमें कुछ लिखा होगा परिभाषा, लिखा है क्या उसमें? है लिखा है परिभाषा? तो उसमें नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा परिभाषा लिखा है। लेकिन उससे पहले कि उस परिभाषा पे आए, पहले सबका ध्यान बोर्ड पर, पहले सबका ध्यान बोर्ड पर, वो परिभाषा बाद में बात करूंगा। देखो, अलग अलग सांख्यिकी विद, जो अलग अलग अपने सांख्यिकी विद आए, उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग क्या दी, परिभाषाएं दी। कुछ नाम सुनोगे मेरे ख्याल से, अगर अध्ययन किया है तो आपने कुछ नाम सुना है कभी, स्पीगेल, क्रॉक्सडन, काउडन, मार्शल सुना होगा, ठीक है, फिशर नाम सुना होगा। जो अपना आता रहा अपने हिसाब से अपनी परिभाषाएं देता रहा। अपन एक परिभाषा ऐसी बनाते हैं जहां इन सबका क्या आ गया, सार, इन सबका क्या आ गया, पूरी तरह से एक सार वाली परिभाषा बना रहा हूँ। तो मैं एक परिभाषा लिख रहा हूँ, अपने इसके अंदर थोड़ी जगह होगी छोटी मोटी, वहाँ पे 2 लाइन है, उसको लिख देना, दोनों भाषाओं में लिख रहा हूँ, और फिर थोड़ा समझेंगे उसको अपन। तो इट इज़ वैसे राइटिंग बिल्कुल मोती जैसी है, दिख रही होगी आराम से, साफ सुथरी राइटिंग है, नहीं आए तो पूछ लेना। इट इज़ अ मेथड अच्छी राइटिंग है, वाह वाह वाह। तो इट इज़ अ मेथड और टेक्निक टू स्टडी द क्वांटिटेटिव डेटा to draw some conclusion। यह एक ऐसी विधि ऑब्लिक तकनीक है जिसमें मात्रात्मक समांकों का अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। तो अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको एक बार अपने नोट्स में लिख लो। अब 3 जगह मैं इसमें 3 चीज़ों को स्ट्रेस कर रहा हूँ। इन 3 शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा, मैंने यहाँ पर परिभाषाएं लिखकर दोनों भाषाओं में 3 जगह मैंने इसमें मार्किंग की है। एक मार्किंग की है मैंने विधि और तकनीक में, एक मार्किंग कहाँ की है मैंने मात्रात्मक समांकों में, और एक मार्किंग कहाँ की है मैंने निष्कर्ष में। आप में से कोई मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैंने ये मेथड, चलो वो तो मैं बताऊंगा। ये जो क्वांटिटेटिव डाटा है, जो ये मात्रात्मक समांकों है, इससे आप क्या समझो? 2 बातें समझ सकते हो। ये तो सकता है फिर भी कहो आप इसे एक्सप्लेन कर दो। 2 बातें आपको आनी चाहिए। एक तो ये कि मैंने मात्रात्मक समांक क्यों बोले, और एक ये कि मैंने निष्कर्ष क्यों बोला, मैंने यहाँ पर कंक्लूजन पे मार्क क्यों किया। देखो, उल्टा समझते हैं। आंकड़े इकट्ठे कर लिए और जेब में डाल लिए, ये सांख्यिकी नहीं है। आंकड़े इकट्ठे कर लिए और कहाँ डाल लिए, जेब में डाल लिए, कोई मीनिंग ही नहीं निकला। तो आंकड़े इकट्ठे क्यों किए थे, उद्देश्य क्या था? कुछ निष्कर्ष निकालना, क्या करना था? कुछ कंक्लूजन निकालना था, कोई इन्फरेंस निकालना था। तो पहली बात तो क्लियर हो गई क्या? आंकड़ों को इकट्ठा करके जेब में डाल लेना या बुक में रख लेना, उससे कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ क्या करना है, कोई निष्कर्ष निकालना है, कोई कंक्लूजन निकालना है। तो पहली बात क्लियर है, सांख्यिकी के अंदर आप जो काम के आंकड़े इकट्ठा कर रहे हो, क्या निकालो उससे? कोई निष्कर्ष निकालो, कोई कंक्लूजन निकालो। जैसे मैंने आप सबके एमकॉम के या बीकॉम के डेटा इकट्ठा कर लिया, परसेंटेज का इकट्ठा करने से क्या हो गया? कुछ बोलूं कि भी औसत प्राप्तांक क्या थे, ये थे, तो क्या हुआ? निष्कर्ष हुआ। तो डाटा से हमेशा क्या निकलना है? निष्कर्ष। क्या ये बात क्लियर है? दूसरी बात, मात्रात्मक समूह को मैं स्ट्रेस कर रहा हूं। कुछ अपने डेटा होते हैं क्वालिटेटिव, नाम सुना है क्या? क्वालिटेटिव, गुणात्मक। कौन कौन से गुण? जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंस, जैसे मैंने कहा ब्यूटी, जैसे मैंने कहा क्या ऑनेस्टी,
सब मेरे अंदर हैं। तो बेसिकली ऐसे गुण जिनको अपन माप नहीं सकते, जिनको अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें सुंदरता क्या है 2.5 किलो है, या इसमें सुंदरता कितनी है पाव भर है, ऐसा नहीं बोल सकते अपन। ये क्या करते हैं, रैंकिंग, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो ऐसी चीजें जिन्हें क्या नहीं कर सकते अपन, इकाई में माप नहीं सकते। समझ में आ गई? वो चीजें जिन्हें इकाई में माप नहीं सकता वो क्या कहलाती है, गुणात्मक। तो आपके मन में प्रश्न नहीं आ गया यार स्टैट्स में तो अपन वही पढ़ते हैं, फिर आपने ये क्यों लिखा मात्रात्मक? समझना बात को नहीं। तो बेटा डेटा कितने तरह का हो गया, 2 हो गया। एक तो कौन सा, मात्रात्मक। जैसे मैंने कहा आपकी हाइट तो नाप सकते हैं ना, इतने फुट इतने इंच है, आपकी एज, वेट। और एक कौन सी होगी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस। इनको मैं डायरेक्टली माप नहीं सकता, तो क्या करता हूँ, क्योंकि स्टैट्स में तो मेरे को क्या चाहिए, मात्रा चाहिए। जैसे मुझे नापनी इंटेलिजेंस, क्या नापनी मुझे इंटरेस्ट नापनी, बुद्धिमत्ता नापनी, मैं क्या करूँगा बेटा, एक टेस्ट लूँगा। क्या लूँगा, एक टेस्ट लूँगा। उस टेस्ट में जो नंबर आए उसके हिसाब से क्या कर दी मैंने, इंटेलिजेंस को मार्क कर दिया। बताओ मैंने क्या किया, मैंने गुणात्मक समूह को भी कहाँ चेंज कर दिया। बस ये समझना था कि गुणात्मक समूह को भी कहाँ ले आते हैं, गुणात्मक को भी कहाँ ले आता हूँ मैं, मात्रात्मक ले आता हूँ, क्वांटिटी भी ले आता हूँ। तो एक बात क्लियर, निष्कर्ष मतलब भाई क्यों किया था आंकड़े इकट्ठे, कुछ तो करो। ये गुणात्मक ही हुआ तो कहाँ ले आऊँगा, क्लियर है। अब लास्ट मेथड और टेक्निक। मैं चाहता तो केवल क्या लिखता, चाहूँ तो केवल क्या लिखता, जानबूझ के दोनों शब्द लिखे गए, मेथड भी और टेक्निक भी। कोई आप में से जानता है या जानने की इच्छा रखता है, दोनों बातें की इच्छा है। चलो, तो मेथड और टेक्निक का फंडा ये है कि कभी नाम सुना होगा कि जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो साइंस भी है और क्या है, वो आर्ट भी है, वो विज्ञान भी है और क्या है, कला भी है। विज्ञान क्या होती है, एक प्रोसेस, नियम, मेथड, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आर्ट कैसे करना है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को सिर्फ 2 शब्दों में करूं, व्हाट टू डू, व्हाट मतलब क्या करना है, और हाउ टू डू, क्या, हाउ टू डू, कैसे करना है। जैसे मान लो मुझे किसान नहीं हूं तो मुझे वो चीज़ें नहीं आती, सेम काम मैंने प्रोसेस कहा, एक किसान है, मैं हूँ, कहा गया पौधे ऐसे रोपना है कि पौधों को डालो इतने ना 10 सेंटीमीटर गड्ढा कर डालो और मिट्टी को दबा के छोड़ दो। मैंने भी वही काम किया, किसान ने भी वही काम किया, उसका पौधा उग जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। ऐसा क्यों? मेरे में वो स्किल, मेरे में वो कौशल नहीं था जो किसमें, किसान में। तो सिंपल सी बात यह है, स्टैट्स केवल जान लेना काम नहीं है, आप में वो स्किल, आप में वो काबिलियत, आप में वो कौशल होना चाहिए जो उन मेथड को क्या करो, वो इस्तेमाल कर सको। तो स्टैट्स दोनों है, दोनों कौन सी भी नहीं, क्वांटिटी नहीं, दोनों है, साइंस भी है और क्या है, आर्ट्स भी है। साइंस के लिए क्या लिखा मैंने, मेथड, और आर्ट के लिए क्या लिखा मैंने, टेक्निक। तो अपनी कॉपी के अंदर जहाँ मेथड है ना, सिंपल इंग्लिश में क्या लिख लो, ये तो होता है व्हाट टू डू, ये तो क्या होता है, क्या करना है, व्हाट टू डू। और ये होता है टेक्निक, हाउ टू डू, कैसे करना है। अपनी कॉपी में छोटा सा लिख लो, हमेशा ध्यान रहेगा कि मैंने क्लास में क्या बोला था। बाई चांस इच्छा आ गई घर जाके पढ़ने की, इसको पढ़ लिया अपन ने, तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा क्लास में सर ने क्या बोला था। एक बात और कहूँगा, कई लोग मैंने देखा है, आप मैक्सिमम लोगों में मेरा काम कहना है, तो आप लोग जनरली क्या करते हो, सांख्यिकी थोड़ा सा सौतेला व्यवहार करते हो। सौतेला मतलब अपने मेन तो विषय कौन से मांगते हो, ये अपना अकाउंट्स हो गया, सोचिए मेन विषय हो गए, और सोचते हो कि तो 2-5 क्वेश्चन है, ऐसी काम चल जाएगा। हर क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, जानते हो ना ये बात। तो ये 5 क्वेश्चन भी आपकी रैंक को, आपके सिलेक्शन को कहीं से कहीं पहुँचा सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, दिख भी क्या होगा कि अपन सब चीज़ कवर करेंगे, जो आपके आएगी ना वो सब चीज़ मैं कवर करूँगा। बस आपको इतना काम है, रेगुलर आओ, ये नहीं आज तो मन किया आ गए कल नहीं आए, ये तो रेगुलर आओ। नंबर 2, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो ध्यान समझ लो। अगर आपने यहाँ भी कर लिया तो आपको घर पे जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ हर चीज़ में ले लूँगा जो आपके आती है, जो क्वेश्चन बनेंगे सब यहाँ से बनेंगे। क्लियर है? तो 3 बातें एकदम क्लियर है। कौन कौन सी, जल्दी बोला फटाफट से, मतलब कुछ कंक्लूजन करो।
गुणात्मक हुए तो चेंज करोगे। साइंस भी है और क्या है, आर्ट्स भी। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। अब अपनी उस पर आ जाओ, नोट्स पे। अब नोट्स में जब परिभाषा पढ़ोगे, एक बार पढ़ लो, फिर मैं बोलता हूँ, अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ लो एक बार परिभाषा को, फिर मैं उसको समझाता हूँ। ये नोट्स नहीं बेटा, नोट्स लिया फटाफट लिया, जिसके बाद ये नोट लो बेटा, आसान रहेगा, उससे अपना अच्छे समझ में आएगा। पढ़ लिया? तो चलो एक बार मुझे बताओ, जब आपने देखा होगा इसमें, तो इसमें दो बातें बोली हैं। एक तो बोला है इसने बेटा एक वचन बोला होगा ना, और एक बोला है बहुवचन। ये प्रश्न बनता है, ध्यान रहे, ये प्रश्न बनता है एक वचन का बहुवचन का, कि किन अर्थों में तो क्या है ये एक वचन है और किन अर्थों में क्या है ये बहुवचन है। चलो एक बार कोशिश करते हैं, आप में से किसी समझ में आया हो तो बताओ, मैं तो बोलूँगा ही। खैर, आप में से किसी की कुछ समझ में आया हो कि कब तो बोलते हैं इसको एक वचन सिंगुलर और कब बोलते हैं इसको बहुवचन प्लूरल, तो थोड़ा देखो। अब वो चेंज करने वाली बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, अब वो उसके बारे में दोबारा बात करेंगे नहीं। चेंज का तो ये है कि अगर किसी गुणात्मक प्रवृत्ति का अध्ययन कर रहे हो, कोई बात नहीं, करो, कोई मनाही नहीं है। उसको कहाँ ले आओ, मात्रात्मक समंकों में ले आओ, बात खत्म हो गई। अब ये जो एक वचन बहुवचन थोड़ा अलग है, चलो कोई बात नहीं है बेटा। और कोई नहीं, एक वचन बहुवचन को साइंस आर्ट से कतई नहीं मिलाना है, वो तो नेचर हो गई। साइंस आर्ट्स तो क्या हो गई, प्रकृति हो गई। अब हम परिभाषा पे आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। प्रयास किया आपने, अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए, कोई चीज़ नहीं है इसके लिए अपन यहाँ खड़े हैं, लेकिन प्रयास होना चाहिए। अब समझो, यहाँ दो अर्थों में बात की गई है बेटा, एक वचन और कौन सा अपना बहुवचन। एक तो सिंगुलर सेंस में बात की गई है और एक प्लूरल सेंस में बात की गई। ये मेरे ख्याल सबको एक बार में समझ में आ जाएगा। मैंने एक शब्द बोला, राम की ऊंचाई 6 फुट है, ये सांख्यिकी नहीं है, मैं उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। मैं ये कहूँ कि राम की ऊंचाई 6 फुट है, श्याम की ऊंचाई 5 फुट है, मोहन की ऊंचाई इतनी है, अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि कौन लंबा है कौन छोटा, या ये बोल सकता हूँ कि औसत लंबाई कितनी है, बोल सकता हूँ ना। कहने का मतलब ये है, जब अपन डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा का समूह लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, बहुत सारा डेटा लेते हैं भाई। तो जब अपन डेटा की बात करते हैं, जब अपन डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, सिंगल डाटा से, एक डाटा से सांख्यिकी नहीं चलती। क्या चाहिए, एग्रीगेट। क्या चाहिए, एक वर्ड लिखा होगा इसमें, कहीं लिख रहा होगा कि अपने समूहों क्या चीज, समूह चाहिए होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट चाहिए होता है मेरे को। तो जब मैं समंकों का समूह लेता हूं, जब मैं समंकों के कलेक्शन की बात करता हूं, तो भैया मैं समंकों का क्या लेता हूं, समूह लेता हूं। मैं डेटा का क्या लेता हूं, एग्रीगेट। बात समझ में आ रही है क्या, डेटा का क्या लिया, एग्रीगेट। एक डाटा से कुछ नहीं होता, डेटा बहुत सारा इकट्ठा करना पड़ता है। बेटा प्लूरल का मतलब ही क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, लड़का, सिंगुलर, लड़के, बहुवचन। तो भैया मेरा समंक और समंकों, जब मैं समंक की बात करता हूं तो मैं समूह लेता हूं, और समंकों का समूह लिया बहुत सारा है, तो क्या बन गया वो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो जब डेटा की बात करते हैं, जब समंकों की बात करते हैं, तो समंक कैसे लेते हो, बहुत सारे, नहीं समझते चलते हैं अपन। जब समंकों की बात करता हूं, समंक कैसे लेते हो, बहुत सारे। बहुत सारे मतलब बहुवचन, मतलब क्या, प्लूरल। तो आपसे पूछा जाए कि कब तो सांख्यिकी क्या होती है, एक वचन, और कब क्या होती है, बहुवचन, प्रश्न बनता है, समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना, फिर से बता रहा हूं। जब समंकों की बात करता हूं तो समंक क्या लेते हैं अपन, बहुत सारे, तब तो क्या हो गया ये, बहुवचन। अब मान लो मैंने समंक इकट्ठे कर लिए, अब मैं कुछ निष्कर्ष निकालने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं, सपोज मुझे औसत निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, औसत निकालना है। हो सकता है मैं माध्य यूज करूं, क्या यूज करूं, माध्य, नाम सुना होगा। हो सकता है मैं क्या यूज करूं, माध्य का यूज करूं। हो सकता है क्या यूज करूं मैं, बहुलक। तो जो वैज्ञानिक विधि आपने यूज की वो तो एक बार में एक की ना।
अब इसको अपन समराइज करते हैं। भैया ध्यान से समझना, इसको बताओ। जब समंकों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? समंकों की बात करते हैं तो क्या लेते हैं? बहुत सारे लेते हैं। क्या बन गया? प्लूरल। अब उन समंकों पे अपन ने काम करना शुरू किया। तो उन समंकों पे क्या किया अपन ने? विश्लेषण करना शुरू किया, कोई विधि लगाई। तो विधि तो एक बार में एक लगाई ना। तो जब मैं वैज्ञानिक विधि की बात करता हूँ, जब मैं मेथड की बात करता हूँ, तो वो तो एक बार में मैंने एक लगाया। मीन से काम किया तो मीन लगाया, मीडियन से काम किया तो मैं मीडियन लगाया। इस विधि को मैंने अप्लाई किया। तो जब मेथड की बात करता हूँ, कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्यों? एक प्रोसेस होता है, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। तो जब मैं मेथड की बात करता हूँ, जब मैं विधि की बात करता हूँ, तब तो ये क्या बन जाता है बेटा? एक वचन। कि विधि एक बार में एक लगती है। जब विधि की बात, अब देखो ये तो बात की कहानी लिखी लंबी चौड़ी, वो आपके पढ़ने के लिए। मेरा काम क्या है? समझाना। एक वचन कब विधि की बात करते हैं, मेथड की बात करते हैं तो क्या बन गया? और बहुवचन कब समंकों की बात करता हूँ तो बहुत सारे होते हैं, तो समंकों की बात करता हूँ तो क्या बन गया? बहुवचन। तो आज के बाद दिमाग में रखोगे, सांख्य की परिभाषा एक वचन के अर्थ में भी है, सांख्य की परिभाषा बहुवचन के अर्थ में भी है। एक वचन कब बेटा? जब हम किसी विधि के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करते हैं, तो एक बार में एक ही है, इसका मतलब क्या लग गया? वो एक वचन। और जब हम समंकों के समूह की बात करते हैं, जब हम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जब हमने इकट्ठा किया डाटा, उसके समूह की बात करते हैं तो बहुत सारा होता है। क्या बन गया बेटा? फिर वो बहुवचन बन गया। तो बताओ, पहले आपके आदि पहले मैंने क्या बताया? रिवाइज करते हैं कि मैंने कहा था कि मेरी कोशिश ये रहती है कि घर पे ना भी पढ़े, तो मुझे पता है आधे लोग नहीं पढ़ते, तो कोशिश मेरी ये रहती है यहाँ ध्यान से पढ़ लिया, सफिशिएंट है, आपका काम पूरा ढंग से हो जाएगा क्वेश्चन का। तो पहले बताओ क्या पढ़ा? परिचय पढ़ा। ये शब्द आया कहाँ से? मैं बोलूँगा, आंसर दोगे। पहला शब्द स्टेटस, लैटिन। दूसरा स्टेटिस्टा, इटालियन। तीसरा स्टेटिस्टिक, टिक के पर, जर्मन। स्टेटिस्टिक, फ्रेंच। चलो अब बात करें अपन थोड़े से उसकी, एक भी इसका परिभाषा क्या है? तो परिभाषा में चाहूँगा 3 शब्दों पे जोर देना है। पहला शब्द निष्कर्ष, मतलब कुछ तो करो, डाटा इकट्ठा करो, कुछ तो करो, फिर निष्कर्ष निकालो। दूसरा मात्रात्मक, क्या समझना है? हमें तो मात्रात्मक चाहिए, गुणात्मक है कहाँ ले आओ? मात्रात्मक। तीसरा शब्द विधि और तकनीक। विधि क्यों? साइंस है। टेक्निक क्यों? आर्ट्स भी। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? मेरी बात चलो। और किसी बात कर ली, परिभाषा दोनों अर्थों में। सिंगुलर कब? विधि, मेथड। और प्लूरल कब? याद रहेगा। चलो कल पूछूंगा कितना रहता है। अब बात करते हैं अपन स्कोप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे ख्याल से आज जो बेसिक है वो मैं खत्म करके कल से आपके मेन उस पर आ जाऊंगा। आज मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक, आज पढ़ा हूँ बेसिक, लेकिन बेसिक के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं। लिखा हुआ नहीं, सिलेबस में ध्यान रखना। ये लिखा हुआ नहीं, बट ऐसा मानते हैं, ऐसे एज्यूम करते हैं कि इतना तो उसको पढ़ना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। फिर सोचो सब लिखा हुआ तो मेरे क्या है? करेक्शन आप पढ़ा रहे हो, ये इसको पढ़ना है, क्वेश्चन बनते हैं। तो स्कोप ऑफ स्टैट्स, शायद नेक्स्ट ये होगा, यही है ना? शॉर्ट में लिखा हूँ स्टैट्स, वैसे ऐसा होता है कुछ नहीं है, ये वैसे कुछ नहीं होता है, नाम तो क्या है? स्टैटिस्टिक्स, लेकिन शॉर्ट में लिखा हूँ। तो सांख्यिकी का दायरा, आपने कहा दायरा में क्या पढ़ाओगे? बेटा दायरा में 3 चीजें पढ़ते हैं, खास तौर से इसको पढ़ाने के लिए मैंने ये टॉपिक लिया है। सेकंड बात ध्यान समझना, तो सांख्यिकी का दायरा में मैं 3 चीज पढ़ाऊंगा। पहली चीज पढ़ाऊंगा मैं इसमें नेचर, जो एक तरह से पढ़ ली। नेचर क्या होती है भाई? साइंस भी होती है और क्या होती है? आर्ट्स भी होती है, विज्ञान भी है और क्या है? कला भी है। दोबारा समझेगा विज्ञान कला। विज्ञान क्यों? एक प्रोसेस है, एक मेथड है, क्या करना है, व्हाट टू डू बताता है, ऐसे ऐसे काम, ये काम करना है। और कला क्यों है? हाउ टू डू, कैसे वो काम करना है उसके बारे में बताता है। तो साइंस भी है क्योंकि बताता है व्हाट टू डू, और आर्ट्स भी है, बताता है कैसे करना है। कौशल, आपकी स्किल जो है वो आर्ट्स में होती है, और जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? साइंस में होता है। तो पहली चीज तो पढ़ते हैं, दायरे में 3 चीज पढ़ते हैं, बोलो कौन कौन सी? पहली कौन सी? नेचर,
सेकंड कौन सी बताई नहीं, सेकंड पढ़ते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हिंदी में बोलते हैं विषय वस्तु। ये ध्यान से समझनी है, 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा इसको। विषय वस्तु। और तीसरी और आखिरी लिमिटेशन, सीमाएं, वो मैंने लिख रखी है, उसकी बात कर लेंगे। लिमिटेशन और क्या बेटा, सीमाएं। नेचर क्लियर है, प्रकृति क्या है स्टेट्स की, दोनों है, साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस क्यों है, बताता है क्या करना है। आर्ट्स क्यों है, ये भी बताता है कैसे करना है, व्हाट टू डू और हाउ टू डू। अब सब्जेक्ट मैटर को बहुत ध्यान से समझना। आपको ये तो लिखा हुआ होगा, उसको चाहो तो मत लिखो, बस जो कुछ बताऊंगा एक्स्ट्रा मैं खुद बोल दूंगा लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा होगा मैं बता दूंगा ये लिखना है। सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, ध्यान समझना। देखो स्टैट्स की विषय वस्तु, आप में से एमकॉम कितने लोगों ने कर रखा, सबने कर रखा हो मेरे ख्याल या नहीं? अच्छा एमकॉम होता ना, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है आपके जेईएम की, बीकॉम, फिर तो जरूरी नहीं सबने कर रखा हो। तो जिसने कर रखा है उसको पता होना चाहिए। अब जिसने हाथ खड़े किए थे ना वो नीचे कर लेगा। तो है क्यों भी होता है बेटा, पढ़ाई, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और एमईआरटी से पास आउट हूँ। तो बेटा वो भी हमने भी ऐसी पढ़ा, चिंता की बात नहीं, इसमें कोई आप कोई नए नहीं हो, बस अंतर इतना है आप कुर्सी के वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। समझ में आ गई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? इतना अंतर हो, कोई अंतर नहीं। तो बेसिकली वो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो इतना पढ़ा उसमें वो टॉपिक तो आया होगा, 100% आया होगा। तो विषय वस्तु के अंदर क्या होता है, विषय वस्तु के अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो बेटा डेस्क्रिप्टिव, ध्यान समझना इसको, क्वेश्चन है ये। एक तो होता है डेस्क्रिप्टिव और एक होता है अपना इन्फेरेंशियल बोल लो या कुछ ही बोल लो, इन्फेरेंशियल। इसको बोलते हैं वर्णनात्मक और इसको बोलते हैं निष्कर्षात्मक। इसके ऊपर चैप्टर अपने कोर्स में है, बाद में बात करूंगा। ये अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन नाम पता होना चाहिए, पहले इसकी बात कर रहा हूं, निष्कर्षात्मक। अब सबका ध्यान यहां पर बोर्ड पर या मेरे को देखो। सपोज आपकी मदर या आप में से कोई बनाना, आजकल तो शेफ जेंट्स भी होते हैं, कोई खाना बना रहा है, अपन मानते हैं क्या पका रहे हैं, चावल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं। अब मान लो मदर आपकी क्या करती हैं, जब चावल को लगता है उनका कि हाँ पकने वाले हैं, एक चम्मच निकालती है चम्मच, एक चम्मच निकाला, पच किया, दबा के देखते हैं ना, दबा के देखा, अच्छे से दब गया, लगा कि पक गया, हाँ भाई चावल पक गए हैं, आ जा भी अंजू मंजू संजू जो भी है, खाना बन गया, बांट दो और परोस दो, खत्म होगी बात। अगर वो चम्मच में दबा के और देखा नहीं अभी नहीं है, अभी काम बाकी है, तो क्या इसको अपन और चलने देते हैं। अब समझाओ वो पूरा भगोना और वो चम्मच और वो पच करना। मैंने जानबूझ से एग्जाम्पल लिया है, 3 बातें बात कर रहा हूँ। कौन कौन सा, भगोना या कढ़ाई जो भी है, एक क्या वो चम्मच और एक क्या वो पच। अब तीनों समझते हैं। भगोना क्या था, समग्र। भगोना क्या था, समग्र, एक बड़ा विशाल समूह। भगोना क्या है, विशाल समूह। उसमें से क्या निकाला, चम्मच, उसका एक छोटा भाग। क्या निकाला, उसका एक छोटा भाग। पच करना क्या था, उसका अध्ययन किया। क्या किया उसका, तो जो परिभाषा है वो भगोने, चम्मच और पच में खत्म हो गई। भगोना मतलब एक विशाल समूह में से, चम्मच मतलब छोटा भाग निकाला। अध्ययन किसके बारे में किया, छोटे भाग के बारे में। लेकिन डिसीजन क्या दिया, पूरा चावल पक गया या नहीं पका। तो मेरी बात समझ में आ गई। निष्कर्षात्मक में क्या होता है, एक बड़े समूह, एक विशाल समूह में से छोटे भाग को निकाल के उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन डिसीजन किसके बारे में देते हैं, पूरे बड़े भाग के बारे में। तो ऐसा जिन्होंने एमकॉम कर रखा है वो नाम सुना होगा आपने, सैम्पलिंग सुना होगा ना, मैंने कहा था ना, चाहे तुमने 1 नाइट स्टडी पढ़ी हो, नाम सुना होगा सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग जो है वो बेसिकली अपने इन्फेरेंशियल स्टेट्स में आती है। कहाँ आती है, ये अपने निष्कर्षात्मक स्टेट्स में आती है। इसका एग्जाम्पल है सैम्पलिंग। एक नाम और सुना होगा, थोड़ा लालच बढ़ गया मेरा, कभी नाम सुना है क्या, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना जांच, ये भी कहाँ आती है, इसमें आती है। 2 नाम लिख रहा हूँ, लिखाएंगे इसमें, लिखे हुए किसमें उदाहरण,
देख लो ये बात, इन्फरेंशियल में उदाहरण लिखे हैं तो मत लिखो, और नहीं लिखे हैं तो इन्फरेंशियल में, निष्कर्षात्मक में उदाहरण लिख लो। सैंपलिंग थ्योरी और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये एग्जाम्पल थोड़ा दिमाग में रहेंगे क्या पढ़ते हैं इसके अंदर। मैं हिंदी में भी लिखूंगा। तो निष्कर्षात्मक वाली में वो एग्जाम्पल लिख लो, सैंपलिंग थ्योरी, निर्देशन सिद्धांत, निर्देशन सिद्धांत और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना की जांच, परिकल्पना की जांच। ये अपने कोर्स में वैसे नहीं है, बस नॉलेज होनी चाहिए इसलिए मैंने बताया, नॉलेज तक ही आमकानी है। और अगर जानने की इच्छा हो तो 2 सेंटेंस में ये बता दूं क्या होती, बता दूं, है इच्छा जानने की? चलो, सैंपलिंग में बोल ही दिया कि अपन ने किया, पच किया, आराम करने। देखो परिकल्पना जांच क्या होती है, जैसे मान लो किसी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, एमआरएफ मान लेते हैं, ठीक है ना, एमआरएफ मान लेते हैं, उसने ये स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया कि मेरे टायरों का औसत लाइफ, मेरे टायरों की औसत जीवन 20,000 किलोमीटर है, 20,000 किलोमीटर है। अब वो तो उसने कथन बोल दिया, कैसे करें अपन, क्या करेंगे, उसके कुछ डिफरेंट लोकेशन से टायर लेंगे, अपने व्हीकल में टेस्टिंग के लगाएंगे, चला के देखेंगे कि वो वास्तव में जो कह रहा है वो सत्य है या नहीं। तो किसी कथन, और कथन किसके बारे में दिया उसने, बताओ? उसने जो बोला कि मेरे एमआरएफ ब्रांड के टायरों की लाइफ कितनी है, 20,000 किलोमीटर, ये पूरी ब्रांड के बारे में था। किसके बारे में था? तो ब्रांड मतलब पॉपुलेशन, ब्रांड मतलब क्या, पूरे समग्र के बारे में था। तो वही सेंटेंस ही जाई। अगर किसी ने कोई कथन दिया है, अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को अपन क्या करते हैं, जांचते हैं कि भैया वो सही है या नहीं। जांचते कैसे हैं? वही सैंपल लेके। जांचते कैसे हैं? सैंपल लेके। तो निर्देशन सिद्धांत और ये आपस में क्या है, मिले जुले ही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? इन्फरेंशियल, एक विशाल समूह या समग्र बोल लो, उसमें से क्या किया, छोटे भाग का अपन ने चुनाव किया, उस छोटे भाग का क्या किया, अध्ययन किया और डिसीजन किसी बारे में दिया, पूरे बड़े समूह को डिसीजन दिया। तो क्या बोलते हैं उसको अपन? इन्फरेंशियल बोलते हैं। अब स्टैट्स का विषय वस्तु कौन सी, ये अपना इसका चैप्टर कोर्स में है, इसका चैप्टर अपने कोर्स में है। कौन सा? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब होती क्या है, देखो हिंदी का नाम और इंग्लिश का नाम, दोनों नाम बता रहे हैं क्या। इंग्लिश में वर्ड होता है डिस्क्राइब। कौन कौन इंग्लिश मीडियम से? तो हाथ तो खड़ा करते हैं, ये हाथ भी सवाल बैठा है, ये क्या पता है ये इंग्लिश वाला हिंदी जैसा है, ऐसा तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? कुछ बताने वाला, वर्णन करने वाला। और हिंदी तो बोल ही रही है क्या, वर्णनात्मक, जो कुछ वर्णन करे। भाई क्या वर्णन करे? जो आपके समंक हैं, जो आपके डेटा है, उस डेटा की संरचना कैसी है, उसके गुण कैसे हैं। जैसे मैंने कहा ना, केंद्रीय प्रवृत्ति एक तरह से क्या है, वो गुण है। अरे केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? हम समंकों में से एक ऐसा मूल्य छांटते हैं जो क्या कहो, उन सबको क्या करे, प्रतिनिधित्व करे। ये तो करते हो ना, अरे ये तो सबने पढ़ी थी बीकॉम में। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या करते हो, दिए गए समंकों में से क्या करते हैं अपन, एक क्या निकालते हैं, प्रतिनिधि मूल्य निकालते हैं। तो क्या कर रहा है उसको, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, गुण बता रहा है उसके। तो बेसिकली वर्णनात्मक में क्या होता है बेटा, वर्णनात्मक सांख्यिकी में हम समंकों की संरचना, समंकों की स्ट्रक्चर, 2 वर्ड बोलूंगा, हो सकता है उसमें लिखा रहा, मैंने लिखा है कैसे, मैंने संरचना और गुण, स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक, 2 वर्ड 100% डालूंगे मैंने, मुझे ऊपर पक्का यकीन है डालूंगे मैंने ये वर्ड। क्या आपको वर्णनात्मक के अंदर 2 शब्द मिल रहे हैं मेरे ये वाले? एक तो लिखा होगा समंकों की संरचना और एक तो लिखा होगा उसके गुणधर्म बोल लो, गुण बोल लो। एक तो स्ट्रक्चर लिखा होगा इंग्लिश मीडियम के अंदर और एक लिखा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा होगा 100%। उसको ऑनलाइन कर लो, इन दोनों चीज़ों ऑनलाइन कर लो। मैं भी समझा देता हूँ संरचना का मतलब क्या होता है, गुण का मतलब क्या होता है, अभी बता देता हूँ। ऑनलाइन कर लो, उसमें वर्णनात्मक में किसको, संरचना को, स्ट्रक्चर को और गुण को यानी कैरेक्टरिस्टिक को। अभी बता देता हूँ कि क्या होगा।
सबको मिल गया क्या ये? चलो अब समझ लो ये दो शब्द क्या हैं। अच्छा, करते करते हम भूल जाते हैं क्या पढ़ रहे थे, तो एक बार बता दूं क्या पढ़ा रहा हूं। स्कोप, स्कोप कितने भाग थे? 3, नेचर, सब्जेक्ट मैटर और एक कौन सा? सीमा है। सीमा की बात बाद में करेंगे। तो पहले बात सीखी मैंने, अपने बात की मैंने नेचर। नेचर में कौन कौन से थे? आर्ट्स और साइंस, बात खत्म हो गई। फिर कहाँ है अपन? विषय वस्तु पर है। विषय वस्तु को अपन दो पार्ट में बांटते हैं, एक कौन से? डेस्क्रिप्टिव, जो कोई वर्णन करे, और एक कौन सा? इन्फ्रेंशियल, शास्त्र। यहाँ पर कौन से? सैम्पलिंग वाली चीजें छोड़ दी। अब यहाँ ये डेस्क्रिप्टिव, यहाँ इन दो शब्दों पे ध्यान देना है, संरचना और क्या? गुण। ये संरचना क्या होती है, गुण क्या होती है, थोड़ा देखते हैं। समंकों की संरचना की बात करें तो जो आप डेटा को कलेक्ट करके क्या करते हो? प्रेजेंटेशन करते हो ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार डेटा कैसा होता है, आपने प्लॉट किया, ऐसा मिला, सब में डायग्राम बनाया हुआ, स्टेट्स में सब डायग्राम बनाया हुआ ये स्टेट्स में। तो ये क्या है? समंकों की संरचना। ये बता रहा है कि कम जो ये कौन सी वैल्यू होगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। समझ में आ रहा है बात मेरी? और यहाँ क्या होती है? अपनी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होती है? अपनी आवृत्ति होती है। ये क्या बता रहा है? कम मूल्य जो है, जो कोने हैं, उनकी आवृत्ति क्या है? कम। जो मध्यम मूल्य है उनकी आवृत्ति क्या है? ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? अरे जो छोटे मूल्य आवृत्ति क्या है? कम। जो मध्यम मूल्य आवृत्ति क्या है? ज्यादा। और जो अधिक मूल्य उनकी आवृत्ति भी क्या है? कम। मोस्टली अधिकतर डेटा ऐसा ही होता है। अधिकतर डेटा ऐसा ही होता है। इसको शायद नाम भी कुछ सुना होगा, इसको बोलते हैं त्रैसामान्य वक्र। क्या बोलते हैं इसको अपन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। सामान्यतः ऐसे ही होता है। जैसे मान लो आपकी क्लास की बात ही कर लें, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी उम्र कम होगी और तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिमम कौन से होंगे? मिडिल एज वाले। मैक्सिमम कौन से होंगे? मध्यम, अपने आयु वर्ग ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली ज़्यादातर डाटा ऐसा होता है। क्या बताया इसने? समंकों की संरचना। क्या बताया इसमें? समंक किस तरह से इकट्ठे हुए हैं। कम आवृत्ति वाले, जो कम मूल्य है आवृत्ति कम है, जो मध्यम मूल्य है आवृत्ति ज़्यादा है, अधिक मूल्य है आवृत्ति कम है। उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है। कोई उदाहरण दोगे मेरे को? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपकी क्लास है, उसमें जो तैयारी कर रहे हैं JEN की, और उसके अंदर कौन सा अपना ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, उम्र आ रही है, तो कम वाले भी बहुत कम होंगे, अधिक वाले भी कम होंगे, मध्यम वाले क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो वैसा कोई उदाहरण उल्टा बनेगा है? ऐसा उदाहरण जहाँ उल्टा बने, मतलब कम मूल्य, जो छोटे मान है उनकी आवृत्ति अधिकतम, बड़े मान है उनकी आवृत्ति अधिकतम, और जो मध्यम मान है उसकी आवृत्ति कम। कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल सोचो यार ऐसी क्या बात। चलो बिल्कुल लेते हैं रियल लाइफ सिचुएशन, बिल्कुल लेते हैं, एकदम रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने कहा ट्रैफिक है, क्या है? ट्रैफिक है, अपन ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, और उस ट्रैफिक का मैंने आपको कुछ समय दिया है। एक बार मैंने बोला सुबह 10 बजे, है ना, मान लेते हैं मई जून की गर्मी है। कौन सी गर्मी है? मई जून की गर्मी है। और आपको मैंने 3 समय दिए। कौन कौन समय दिए? 3 आपको मैंने। एक तो दिया सुबह 10 बजे, एक दिया मैंने दोपहर में चिलचिलाती धूप कौन सी? 3 बजे, और एक दिया मैंने शाम को 5:30 6 बजे। अब जो मैंने कहा उसको मेरे डायग्राम से आपस मन में इसको आपस में जोड़ो कि क्या वो बैठेगा डायग्राम ऐसा? सुबह 10 बजे ऑफिस टाइम है, ट्रैफिक क्या होगा? हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ ट्रैफिक क्या होगा? आवृत्ति उसकी क्या होगी? अधिकतम होगी। शाम को 6 बजे क्या है? छूटने का टाइम होता है, तो भी अधिकतम होगी। दोपहर में 3 बजे कोई बेचारा मजबूरी में मार्केटिंग का जॉब करता है, जाना पड़ेगा, बाकी तो सब कहाँ बैठ रहते हैं? अपने अपने AC में बैठ रहते हैं। यहाँ आवृत्ति क्या होगी? बहुत, सड़क पे आवागमन कम होगा। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन थी। ऐसा हर जगह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? ये समंकों की संरचना, समंकों की संरचना। एक मैंने लिखा बेटा गुण। क्या लिखा है मैंने? गुण। ये जो अपन कहते हैं ना कि साहब केंद्रीय प्रवृत्ति, कहते हैं ना अपन केंद्रीय प्रवृत्ति, मतलब क्या? सेंट्रल टेंडेंसी। एक नाम सुना होगा, पढ़ेंगे नहीं, चैप्टर नहीं है, एक नाम सुना होगा यार, डिस्पर्शन है जी। डिस्पर्शन क्या बोलते हैं इसको? अपकिरण। ये सब क्या है? गुण है। ये सब क्या है? एक पढ़ा होगा आपने कोरिलेशन, संबंध, है ना। ये सब क्या है? अपने गुण बताते हैं।
ये क्या बताता है? केंद्रीय प्रवृत्ति क्या बताता है? एक ऐसा मूल्य है जिसके इर्द गिर्द बाकी इकट्ठे हुए हैं, ये तो बताता है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या बताता है? एक ऐसा मूल्य है जिसके इर्द गिर्द क्या हुए हैं, बाकी इकट्ठे हुए हैं। बेटा अपकिरण क्या बताता है? कितना फैलाव है, कितना क्या है, स्कैटर्डनेस है, कितना फैलाव है, कितना क्या बिखराव है। तो ये सब बताते हैं गुण। क्या मेरी बात समझ में आ गई? विषय वस्तु के दो भाग कौन कौन से? डेस्क्रिप्टिव और कौन सा? इन्फरेंशियल। डेस्क्रिप्टिव क्या करते हैं? संरचना और गुण के बारे में। डेस्क्रिप्टिव क्या करते हैं? संरचना और गुण के बारे में। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, गुण मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक। संरचना से क्या समझोगे? आवृत्ति बंटन कैसा है। संरचना से क्या समझोगे? कि जो अपने समंक हैं वो किस तरह से बंटित हैं। जो समंक हैं यहाँ पर कैसे बंटित है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट है। कम वाले की आवृत्ति कम है, ज़्यादा वाले की भी कम है, मध्यम की क्या अधिकतम है, ऐसे खूब बन सकते हैं। तो जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अपना बंटन है, वो किस तरह से बटा हुआ है, वो कहलाती है अपनी संरचना। क्या कहलाती है? वो अपना स्ट्रक्चर कहलाता है। और गुण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ये कौन सा गुण है? ये बताता है कि जो दिए गए अपने समंक हैं उनका एक केंद्रीय मान क्या है और किस मान के इर्द गिर्द बाकी इकट्ठे हुए हैं। ये क्या बताता है? डाटा में फैलाव कितना है, बिखराव कितना है। और दूसरा कौन सा था अपना? निष्कर्षात्मक। उसमें क्या था? बड़े समूह में से छोटे का अध्ययन करके बड़े के बारे में क्या देना? निष्कर्ष देना। ये था अपना निष्कर्षात्मक। अब सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर लिमिटेशन खोल लें। कॉपी मतलब वो नोट्स, लिमिटेशन खोल लें। मैं भी खोल लेता हूँ, उसमें अपन टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हो उसमें, तो आप कुछ इसमें मैंने सीमाएं लिखी हैं, थोड़ा डिटेल में लिखा है। एक बार रीड कर लेंगे, कुछ बात समझाने को भी बता दूंगा। अपनी अपनी कॉपी में अपने अपने लैंग्वेज में खोल लें। सीमाएं, लिमिटेशंस। सांख्य की सीमाएं देखो बहुत सारी होती हैं वैसे तो, मैंने फिर भी कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। पहली बात जो मैंने अभी जो अपनी क्लास में बोल चुके हैं वही बात बोली है। हम यहाँ पे कौन सा लेते हैं? मात्रात्मक पहलू। डाटा कौन सा चाहिए मुझे? क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए। अगर नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा कि मुझे तो क्या चाहिए? समंक चाहिए, संख्याएं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? अंकीय मान। क्या चाहिए मेरे को? मेरे को अंकीय मान चाहिए। तो ये एक सीमा है मेरे पास। तो सांख्यिकी किसी समस्या के मात्रात्मक पहलू का अध्ययन करता है, क्वांटिटेटिव का अध्ययन करता है। अगर गुणात्मक की बात करनी है तो पहले कहाँ हो? अगर गुणात्मक की बात करनी है तो पहले क्या करो? उनको संख्याओं में बदलो। ये साफ देखो लिखा हुआ है। अगर मुझे गुणात्मक पे काम करना है, अगर मुझे गुणात्मक पे काम करना है तो पहले क्या करना है? उनको संख्याओं में बदलना पड़ेगा, नंबर्स में बदलना पड़ेगा। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? गुणात्मक का विश्लेषण कर सकते हैं। तो क्या बोला इसमें पहली ने? बताओ, फर्स्ट लिमिटेशन ने क्या बोला? सांख्यिकी के अंदर मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए? मात्रात्मक पहलू चाहिए, मुझे इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट चाहिए। अगर गुणात्मक है तो पहले क्या लाना पड़ेगा? उसको मात्रा में लाना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है? ये दोनों आपस में मिले जुले हैं। ये दोनों आपस में मिले जुले हैं। सांख्यिकी औसत से संबंधित है, या कहूँ सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। और औसत, जैसे मान लो मैंने कहा आप लोगों के बीकॉम में औसत परसेंटेज मान लेते हैं कितनी है? 62 है। कितनी मान ली? औसत 62 है। हो सकता है इनकी कितनी हो? 80 हो। भाई मैंने बात किसकी की? औसत की। किसकी बात की मैंने? तो व्यक्तिगत की बात नहीं करते। यहाँ पर जो परिणाम होते हैं वो किसके लिए होते हैं? पूरे समूह के लिए औसतन रूप से होते हैं। तो ये कह रहा है कि सांख्यिकी औसत से संबंधित है। यहाँ पर अपन व्यक्तिगत इकाई से कोई मतलब नहीं रखते। किसी की परसेंटेज 62 से ऊपर भी हो सकती है और किसी की नीचे भी हो सकती है। मैं तो औसत की बात करूँगा। इसका मीनिंग क्या है? 100% एक्यूरेट नहीं है। ये नहीं अटर सत्य होगा सांख्यिकी ने जो कहा। अरे वो करते ना कि इस बार ना इतनी फसल होगी, अनुमान लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उतनी हो, उससे कम भी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है जो परिणाम दे रहा हूँ वो 100% क्या हो? सत्य हो। ये लगभग सत्य होते हैं। तो सांख्यिकी परिणाम लगभग सही होते हैं, हमेशा संदेह से परे नहीं होते। संदेह होता है, डाउटफुल हो सकते हैं। क्यों?
आपने जिन कंडीशंस में स्टडी की, समझना मेरी बात को, ये इस बात को, आपने जिन कंडीशन में स्टडी करके निष्कर्ष निकाला और बाद में जो परिस्थितियां बनी, दोनों में क्या हो सकता है? अरे जो आज जो परिस्थिति स्टडी की अपन ने और जो उसका रिजल्ट अपने अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में क्या हो सकता है? अंतर हो सकता है। अंतर होगा तो आपके रिजल्ट कभी संदेह से परे नहीं होंगे, वो डाउटफुल रह सकते हैं, उनमें अंतर आ सकता है। तो सांख्यिकी परिणाम लगभग सही होते हैं और वो संदेह से परे नहीं होते। ये बड़ी प्यारी लाइन है। सांख्यिकी एक साधन है, साध्य नहीं। मैंने बाद में लिखा है अंत, पहले मेन तो लाइन जो है ना वो ये बोलते हैं सांख्यिकी एक साधन है, साध्य नहीं। इंग्लिश में लिपि लिख रखा है मैंने, बताओ क्या लिखा है इंग्लिश में? तो सेम लैंग्वेज मैंने इसमें इंग्लिश में भी लिखी है। तू बता सकता है इसको एक्सप्लेन करके? सांख्यिकी एक साधन है, साध्य नहीं। कोई भी समस्या है, समझना बात को नहीं, इसका मीनिंग क्या है? ये एक्चुअली क्या है, एक सांख्यिकीविद ने कहा, उसको वैसा से लिया अपन ने यहाँ पर। ये एक सांख्यिकीविद ने कह रखा है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वैसल है, विलेट है, उसने कह रखा है, उसी को अपन ने डाल दिया जी। अब उसने समझाया कैसे इसको, मैं वही बात बोलूँगा। मान लो एक समस्या है, उसके हल के लिए आपने किसका सहारा लिया? सांख्यिकी का सहारा लिया। मान लो एक समस्या है, उसके हल के लिए अपन ने सांख्यिकी का, स्टैट्स का सहारा लिया, ठीक है? तो वो आपको एक मीन्स बता रहा है, ये नहीं जो सांख्यिकी ने कहा वो अटल सत्य है कि भैया वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि सांख्यिकी ने जो समस्या का समाधान बताया वो ही अगला समाधान हो। अब समझ में आई मेरी बात? जरूरी नहीं है कि साध्य का मतलब क्या है? हल। साध्य का मतलब क्या है? हल। और साधन क्या है? उसने तरीका बताया। तो सांख्यिकी एक तरीका बताएगा, सांख्यिकी क्या बताएगा? एक मेथड बताएगा, तरीका बताएगा। जरूरी नहीं है जो तरीका उसने बताया वही अटल सत्य है, वही अकेला सॉल्यूशन है। उसके अलावा भी क्या हो सकते हैं? और सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग था सांख्यिकी का। उसने कहा था सांख्यिकी को एक साधन के रूप में लो। सांख्यिकी क्या लो? एक प्रोसेस के रूप में लो, साधन के रूप में लो। ये मत समझो कि अकेला वही एक हल है, अकेला वही एक क्या अपना साध्य है कि भैया वही कहते हैं भगवान एक अटल, लास्ट में कौन है? भगवान है। तो ये भगवान नहीं है, साध्य नहीं है, ये क्या है? मीन्स है, ये एक साधन है। तो सांख्यिकी एक साधन है, हमारा साध्य नहीं है, अंत नहीं कि लास्ट ये हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो खैर होना ही चाहिए। बोलो क्या है? चलो इसका एग्जाम्पल सोच, आपको सोच के दो। सांख्यिकी का दुरुपयोग समंकों के हेरफेर से, मैनिपुलेशन से संभव है। मैं जैसा देना चाहूँ रिजल्ट, मैं वैसा रिजल्ट दे सकता हूँ। समंकों को उलट करके, समंकों का हेरफेर करके मैं, अच्छा आपको देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे जब चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान आप देखते हो डिफरेंट न्यूज़ चैनल, कौन कौन से अलग अलग न्यूज़ चैनल, कोई कह रहा ये जीतेगा, कोई कह रहा है वो जीतेगा, वो अपने अलग अलग क्या देते हैं? समंक देते हैं। मान लो मुझे एनालिसिस करना है और मुझे मान लो विशिष्ट पार्टी को, नाम नहीं लेंगे अपन यहाँ पर, इसको राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे, तो मान लो मुझे विशिष्ट पार्टी जिताना है, क्या करूँगा मैं केवल उन न्यूज़ चैनल का डाटा लूँगा जो क्या कर रहे हैं? उस पार्टी को जिता रहे हैं। डेटा लिया और मैंने भी कह दिया, ले देखो भैया ये पार्टी क्या हो रही है, जीत रही है। तो क्या किया मैंने जो बाकी समंक थे उसे क्या कर लिया? मुंह मोड़ लिया। नहीं, मैं नहीं लूँगा। मैं क्या लूँगा? जो मैं चाहता था, जिस चीज़ को मैं रिजल्ट देना चाहता था, मैंने ओनली उन समंकों के आधार पर अपना निष्कर्ष दिया। तो वो बोल रहा है ये कि इसका मीनिंग ये भी निकलता है क्योंकि सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है। इसका मतलब इसे किसके द्वारा यूज करवाना चाहिए? एक्सपर्ट्स के द्वारा करवाना चाहिए, जो वास्तव विषय वस्तु को जानता हो, उसके बारे में पूरा नॉलेज रखता हो। तो क्योंकि सांख्यिकी का हेर फेर से, मैनिपुलेशन से दुरुपयोग संभव है, इसलिए इसका उपयोग जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ही करना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? सांख्यिकी का जो अपना क्या बोलते हैं अध्ययन है, वो तब हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं जब मेरे समंक क्या हो? होमोजीनियस हैं और क्या है? यूनिफॉर्म है। इसका मुझे एग्जाम बनाने दो। मीनिंग क्या है इसका, तब समझ में आएगा। देखो है बेटा, हाँ एक ही प्रकार के, मैं समझाता हूँ इसको। चलो
देखो मान लो जो अपने पास डेटा है, जो अपने पास समंक है, एक तो बोलते हैं अपन होमोजीनियस, एक रूप, एक होता है हेट्रोजीनियस, विजातीय। और ये सजातीय। इसके दो अर्थ हैं, समझना, दो अर्थ है, दो समझ लो। पहला अर्थ जो बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में आ जाएगा, मान लो मेरे को स्टूडेंट्स का मुझे एवरेज परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, आप लोगों की मुझे एवरेज परसेंटेज निकालनी है। बगल वाली क्लास में मान लो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे इंजीनियरिंग के, किसके स्टूडेंट्स थे? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, और मुझे एवरेज परसेंटेज निकालना है। तो मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स के परसेंटेज में साथ में जोड़ दूँ, किसके में? बीटेक के जोड़ दूँ, तो क्या मेरा रिजल्ट सही आएगा? क्योंकि सजाती नहीं, दोनों का अपना अलग अलग अध्ययन क्षेत्र है। आपका अध्ययन क्षेत्र किसका है? कॉमर्स का है, इनका क्षेत्र किसका है? टेक्नोलॉजी का है। तो दोनों बिल्कुल अलग है, उनको कंबाइंड नहीं करना चाहिए। अगर कंबाइंड कर दूं, भाई साहब क्या बन गए? ये हीट्रोजीनियस बन गए, क्या बन गए? ये हीट्रोजीनियस बन गए, विजातीय बन गए। तो एक अर्थ उसका ये था कि भैया जो अपने डेटा है वो क्या होना चाहिए? सजाती होना चाहिए। अगर मिलाना ही है तो दूसरी क्लास में जो क्या चल रहा है, अपना जेएन का बैच चल रहा है, उसमें बच्चे बीकॉम के हैं, उनको मिला दो, वो सजाती हैं। लेकिन अगर मैं बीकॉम में बीटेक मिला दूँ तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, इसका मतलब विशेषज्ञ नहीं हूँ मैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो अपने समंक हैं वो क्या होना चाहिए? सजाती। ये बातें सजाती की थी। एक वर्ड और लिखा होगा इसमें, यूनिफॉर्म लिखा होगा ना, यूनिफॉर्म, एक रूप, समरूप, एक रूप। एक वर्ड और लिखा है मैंने इसमें, समरूप लिखा है, यूनिफॉर्म लिखा है। ये बात समझ आ गई? ये समझ में आ गया? जाती है, जाती है। अब समरूप भी समझ लो। अच्छा रिजल्ट तब आता है जब अपने एक तरह के डाटा हो। जैसे मान लो मैंने कहा 8, 7, 6, 8, 5, और मैंने कहा 9, 7, 6, 8, 5, 9, 10, ठीक है। एक लिख रहा हूँ आपके सामने 8, 10, 18, 128, 15, 2, 120। तुरंत मेरी बात समझ आ गई होगी। आपके सामने दो तरह के समंक लिखे हुए हैं। एक समंक एक रूप है, एक समंक एक रूप कहीं से नहीं। बोलो कौन सा एक रूप है? जो पहली वाली श्रेणी है वो लगभग क्या है? एक तरह से चल रही है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो पहली श्रेणी है वो लगभग एक ही तरह से चल रही है, 5, 7, 8, 2, 4, 5, 6। लेकिन सेकंड श्रेणी में तो हाहाकार मचा दिया। बोलो कैसे? सेकंड श्रेणी ने तो बड़ी बदतमीजी कर दी। कहीं तो क्या है, ये 8, 10 कहीं कूद के कहाँ चला गया। मतलब अब समझो इसमें हुआ तो क्या, समझ रहे मेरी बात? ये चला था और ये कहाँ पहुंच गया? बिल्कुल ऊपर पहुंच गया, फिर कहाँ गया? नीचे आ गया। इस तरह चीजों क्या बोलते हैं? एक रूप नहीं है। तो दो बात समझ में आ गई। कौन कौन सी? सजाती का मतलब एक तरह की होनी चाहिए, और समरूप का मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये अपने सांख्यिकी की सीमाएं हैं। अगर हैं तो रिजल्ट फिर भ्रामक आएंगे, रिजल्ट खराब आएंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए क्या होना चाहिए? सजाती होना चाहिए और समरूप होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक चीज़ और कर लेते हैं इसकी अपन। नेक्स्ट खोलो अपना, इम्पोर्टेंस लिखा होगा, एक बार आप पढ़ो, फिर डिस्कस करते हैं, इसको अपन। हालांकि बहुत सारे होते हैं यूज़, जो इम्पोर्टेंट आपको पता होने चाहिए, वो यहाँ समराइज़ किए हैं मैंने। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये इतना डिटेल में दे दिया है मैंने आपको, इसको ढंग से पढ़ लोगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जब आप पढ़ोगे इसको तो आपको, शायद मैंने 5 भागों में बात की है ना, मैंने 5 भागों में बात की है। पहला शायद होगा इसमें, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन। देखो प्रशासन के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपका क्या हो स्टेट गवर्नमेंट हो, बिना आंकड़ों के संभव नहीं है। कितना टैक्स कलेक्ट होगा, उस टैक्स से रेवेन्यू कितना अपने पास आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे उसको मैं यूज़ करूँगा, वो सब किससे आएगा? आंकड़ों से। किससे आएगा सब? वो सब सांख्यिकी से आएगा। तो प्रशासन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए स्टैट्स का
आपको चलो एक पूछते हैं नॉलेज के लिए, अपने राजस्थान में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है डीलिस में करता है? अपने राजस्थान में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो सरकार के प्रशासन में उसकी सहायता करता है? आपके वो आती है क्या बोलते हैं, जी के आती है? क्वेश्चन बन गया जी के का। BES, वेरी गुड, BES, ये ध्यान रखना। अपने राजस्थान में डिपार्टमेंट है जो पूरे मदद करता है, जो भी आंकड़े जुड़ाना काम है, जो आंकड़े इकट्ठे करना काम है सरकार के लिए, कौन करता है? वो DES करता है। नाम जानते हो? डायरेक्टरेट ऑफ, चाहो लिख लेना, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है इसका? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। राजस्थान गवर्नमेंट में ये अपना डिपार्टमेंट है, इसका काम ही यही है सरकार की सहायता करना, आंकड़े इकट्ठे करने में। तो अपने राजस्थान में DES डिपार्टमेंट है। और अगर किसी का आपने बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाया हो तो बनवाया हो आपने, ऊपर ये लिखा होता है, कभी देखना। मैं तो खैर मेरी खाता एक्सपायर हुए थे अभी, इसीलिए मैंने कैप पहन रखी है, तो बनवा के आया हूँ कुछ दिन पहले, तो उसमें ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है DES का। पहले नहीं आता था, अब कुछ सालों से DES को नाम दे दिया ये वाला भी। डायरेक्टरेट, बड़ा हिंदी मुझे नहीं पता, हिंदी में डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रशासन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिना आंकड़ों के कुछ संभव है ही नहीं। तो ये अपने राजस्थान की बात भी मैंने कर ली, ये सहायता देता है आंकड़ों की चीज़ों के बारे में बार बार। सेकंड बात क्या की है मैंने, इकोनॉमिक प्लानिंग। नाम सुना है, पंचवर्षीय योजना सुना होगा, है ना, 5 प्लानिंग, जो भी योजनाएं बनती हैं। अब जैसे मान लो कई बार तो जब बजट बनाते हैं तो गवर्नमेंट करती है, हमने ज़्यादातर कहाँ पे किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बोलते हैं ना कई बार कि इस बार कृषि में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। कई बार कहाँ करते हैं, उद्योगों में करते हैं, कई बार करते हैं इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। तो जो डाटा इकट्ठा हुआ पिछले वर्ष का, जो डाटा इकट्ठा हुआ पिछले वर्षों का, उसका क्या बनती है, प्लानिंग बनती है, योजना बनता है कि आगे आने वाले वर्षों में मैं किस सेगमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्यों करूँगा। कहीं पर आपको दिख रहा है कि यहाँ वो हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वहाँ क्या करो, इन्वेस्ट करो, ताकि रोजगार के क्या होंगे, अवसर उपलब्ध होंगे। तो बेसिकली जो भी अपने नियोजन है, प्लानिंग है, प्लानिंग तो आप खुद समझ सकते हैं, प्लानिंग बिना आंकड़ों के कैसे करोगे। प्लानिंग करनी है, नियोजन करना है, तो बिना आंकड़ों के संभव है नहीं। तो ये मोटे मोटे तौर बता रहा हूँ, प्रशासन हो गया अपने, और कौन सा हो गया अपने, नियोजन हो गया, जो आर्थिक नियोजन है, उन सब के अंदर अपना क्या होता है, प्लानिंग आंकड़े काम आते हैं। एक होता है बिजनेस एक्टिविटीज़, मैंने शब्द बोला क्या, बिजनेस एक्टिविटीज़, व्यावसायिक गतिविधियाँ सारी आ गई इसमें, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सब उसमें आ गया। अब बताओ इसके अंदर आंकड़े कहाँ काम आते हैं। एग्जाम्पल, हालांकि नाम से काम होना चाहिए, आपका नाम से काम हो जाएगा। पहला नाम क्या, प्रशासन, दूसरा नाम क्या अपने नियोजन प्लानिंग, तीसरा नाम क्या अपना अपने व्यावसायिक गतिविधियाँ, चौथा नाम कुछ लिया होगा मैंने, इंश्योरेंस लिया होगा, बैंकिंग लिया होगा, और पाँचवा कुछ विषय लिए होंगे। देखो बताऊँ आपको मैं, अगर आपको मैं बताऊँ आपको कैसे ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ध्यान रखना किससे, एडमिनिस्ट्रेशन से, सिंपल, इसमें दोनों आ गए, स्टेट भी और कौन सा, सेंट्रल भी। पहला पॉइंट ऐसा ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना किससे बेटा, नियोजन से, इसमें हर तरह का नियोजन आ गया, प्लानिंग से ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, सिंगल एक लाइन से, बिजनेस एक्टिविटीज, व्यावसायिक गतिविधियां, इसमें सब आ गई, व्यावसायिक गतिविधियां से आपको याद हमेशा हो जाएगा। चौथा मैंने लिया है इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, है ना, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लिया है, बैंकिंग और बीमा। थोड़ा सा बात करता हूँ इसके बारे में, इसके बारे में। और पांचवा मैंने कहा लिखा है विषय, पांचवा मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, मैंने विषय लिखे हैं। कई विषय बिना आंकड़ों के हो ही नहीं सकते, कई विषय बिना स्टेट्स के पॉसिबल नहीं है। आपने माइक्रो पढ़ा होगा, पढ़िए माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह, उसमें बिना पढ़ाते पहले स्टेट्स, उसमें पढ़ाते ही स्टेट्स है, तो बिना एक वर्ड पुस्तक नहीं जानते होंगे, एक नाम होता है बड़ा इकोनोमेट्रिक्स, यहाँ लिखा है मैंने इकोनो, ये बहुत पुराना विषय नहीं,
मतलब 20-30 साल के पहले ही ये जनरेट हुआ है। इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स तीनों का कंबाइंड होकर क्या होती है, स्टडी होती है। मैथ्स क्यों, मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। स्टैट्स क्यों, आंकड़ों का यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स क्यों, काम कहाँ आती है, डिमांड फोरकास्टिंग में, कहाँ पे, मांग का पूर्वानुमान, प्रोडक्शन की चीज़ में काम आती है। तो बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पर मेरा ऐसे मैंने लिखा भी है इसको। तो इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि आप नाम नहीं जानते होंगे, ऐसा विषय जिसमें मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स तीनों का क्या हो, यूज़ हो। तो आपको मैंने 5 हेडिंग में इसके बताई। पहला हेडिंग प्रशासन, सेकंड हेडिंग नियोजन, तीसरा हेडिंग बिजनेस की एक्टिविटी, जो फोरकास्टिंग है, मार्केटिंग है। आपने देखा होगा कोई नया प्रोडक्ट क्या होता है, लॉन्च होता है, तो क्या करते हैं, इसका सर्वे करते हैं, कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा। वो सर्वे क्या है, वो सर्वे क्या है, स्टैट्स ही तो है, आंकड़े तो हैं। तो बेसिकली जितनी भी व्यवसायिक गतिविधियां हैं वो बिना आंकड़ों के संभव नहीं है। इसके बाद कौन सा काम मैंने, इंश्योरेंस और बैंकिंग है। तो ये तो आंकड़े चाहिए। आपने कभी इंश्योरेंस करवाया, आपके लेवल में, बड़ों का नहीं करवाया किसी ने इंश्योरेंस, तो देखा होगा इंश्योरेंस जब करवाया होगा आपने, जब आप गए होंगे उसने एक किताब खोली होगी और आपसे आपकी एज पूछी होगी, उस एज से उसने लिखा होगा कितना प्रीमियम है। आज मैं कराऊँ इंश्योरेंस, मेरा प्रीमियम क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और आप कराओगे प्रीमियम क्या कम आएगा। क्यों, क्यों, कारण कि मेरे जाने की समय ज़्यादा है, मैं कुछ टाइम बाद चला जाऊंगा, तो रिस्क ज़्यादा है उनके पास। किनके पास, इंश्योरेंस कंपनी की रिस्क ज़्यादा है मेरे को लेकर, तो प्रीमियम ज़्यादा है। इनका रिस्क अभी बहुत कम है, तो प्रीमियम क्या होता है, कम होता है। तो वो किस बेस से बनाते हैं रिस्क, वो आंकड़ों के आधार पर बनाते हैं। तो इंश्योरेंस वाले भी, बैंकिंग वाले भी चीज़ों को इस पर करते हैं। और कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिना स्टैट्स के नहीं हो सकते। मैंने उदाहरण दिया आपको, माइक्रो, मैक्रो और इकोनॉमेट्रिक्स। बातें क्लियर है मेरी। तो चाहो तो जो शब्द लिखे ना मैंने, इनको अपने ऑनलाइन कर लो, याद करने में आसान रहेगा। एडीएम को ऑनलाइन कर लो, नियोजन को ऑनलाइन कर लो, बिजनेस को ऑनलाइन कर लो, और सब्जेक्ट के ऑनलाइन। लास्ट वाले में क्या लिख लो, सब्जेक्ट्स, जो आखिरी वाला ना 5वां, उसमें लिख लो विषय, उसे याद रहेगा हमेशा। ये 5 हेडिंग्स हैं अपने दिमाग में रहने चाहिए। चले आगे, इच्छा है पढ़ने की भी, कंटिन्यू करें या कल पढ़ोगे, कल फिर लंबी लूंगा थोड़ी सी, या जाओ तो 2 चीज़ तो पढ़ लें। मेरी नेक्स्ट क्लास 12:30 15 मिनट में है, पढ़ लेते। नेक्स्ट आप खोलेंगे, नेक्स्ट आप खोलेंगे तो वहाँ आपको मिलेंगी सांख्यिकी इकाइयाँ। आसान से 2 मिनट हो जाए। इकाइयाँ, यूनिट्स। देखो इकाइयों को मैंने 2 पार्ट में बांटा, आपको दिख रहा होगा उसमें 2 पार्ट में बांटा इकाइयों को। एक कौन सी इकाइयाँ हैं, मेजरमेंट की, मापने की, और एक किसकी है, एनालिसिस की और इंटरप्रिटेशन की। आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है इसमें। तो मैंने इकाइयों को 2 भाग में बांटा है। कौन कौन सी है, तो मेजरमेंट की, संग्रह की, इसकी जब आप आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, जब आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं आप, उस टाइम कौन कौन सी इकाइयाँ लेते हैं। तो संग्रहण की इकाई दिख रही होगी आपको, लिखा हुआ है तो, और एक लिखा हुआ विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन की, निर्वचन की इकाइयाँ लिख रही हैं। विश्लेषण की इकाई दिख रही होगी आपको। तो ये क्या होती है, बड़ा सिंपल है, बहुत ईजी। एक तो होती है सिंपल यूनिट, एक होती है कंपाउंड, और एक होती है बेटा हाइपोथेटिकल। एक होती है सरल, एक होती है यौगिक, और एक होती है काल्पनिक। अभी 1 सेकंड में आपको क्लियर कर देता हूँ क्या सिंपल, क्या कंपाउंड और क्या हाइपोथेटिकल। मैंने कहा कि मुझे आप लोगों की हाइट नापनी है, मैं नापनी है आप लोगों की हाइट नापनी है। किसमें नापूंगा, सेंटीमीटर में या मीटर में या फुट में या इंच में। बात समझ में आई क्या, मुझे क्या नापनी है, आपकी हाइट नापनी है। तो इकाई कौन सी हुई, सेंटीमीटर हो गई, मीटर हो गई, इंच हो गई, फुट हो गई। बस यही क्या होती है, सिंपल। जैसे सेंटीमीटर में नाप लिया, मीटर में नाप लिया। बार नापना है
किलो में नाप दिया, क्विंटल में तो बहुत भारी है तो क्विंटल में नाप दिया, और भारी है टन में नाप दिया। तो सरल का मतलब ये होता है एक बार में एक इकाई। क्या ध्यान रखना है? सरल का ध्यान रखना है एक बार में केवल एक इकाई। तो क्या होती है कि सरल। अब मैंने कहा कि यहाँ से जब मैं क्लास छोड़ूंगा एकदम भाग के जाओगे घर पे, अपनी अपनी गाड़ियाँ उठाओगे, चलाओगे, स्पीड कितने आते हैं? स्पीड कितना आते हैं जनरली? किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी इकाई लगती है इसमें? कौन कौन सी? किलोमीटर और एक क्या? तो बेसिकली यहाँ पे क्या लग गया? ये यौगिक। बताओ दोनों में क्या अंतर है? अब आप बताओ। एक बार में यहाँ पर क्या हो सकती है? मुझे अपने काम स्टेट्स में बोली आई तो कंपाउंड बोलते हैं। हाइपोथेटिकल क्या होता है? ये विशिष्ट चीज है। जैसे मान लो आप बाजार में जाते हो मोटर खरीदने, तो पानी की मोटर होती है ना, तो जनरली आपने सुना होगा कि या तो आपके बड़े जा रहे घर से वो, या आप किसी उसको लेके कोई काम करता है मोटर, उसको लेके दुकान पे बोलता है सर वो हॉर्स पावर की मोटर दे दो, ऐसे बोलते हैं ना, 2 HP की मोटर दे दो, 1 HP मोटर दे दो। HP क्या होता है? हॉर्स पावर। HP क्या होता है? तो क्या नापी है क्या पकड़ के घोड़े पर? बड़ा तेरे में टाइम नहीं, नापी नहीं है ना। क्या किया है? एज्यूम किया है। क्या किया है? कल्पना किया है। इसे बता दूं होती क्या है, आपकी जीके में काम आ जाएगा। 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। क्या होता है? तो हमने एज्यूम किया एक अश्व शक्ति, एक घोड़े की पावर को हमने क्या एज्यूम कर रखा है? हमने एज्यूम कर रखा है 746 शक्ति के बराबर एज्यूम कर रखा है। तो बेसिकली कौन सी यूनिट जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती? हमने तो क्या बोला? हॉर्स पावर। तो घोड़े से सुना कोई वो एक अजम्पशन ले रखा है, हमने काल्पनिकता ले रखी है, इसलिए क्या बोलते हैं? काल्पनिक इकाइयाँ, हाइपोथेटिकल यूनिट। उदाहरण क्या हुआ? HP, हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। दोबारा बोलो, सिंपल मतलब एक बार में इकाई, कंपाउंड अपने काम को है, और ऐसी इकाई जो क्या करेगा? एज्यूम कर रखी है, कोई कल्पना में ले रखी है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या बोलते हैं उसको? अपन काल्पनिक। क्लियर है? आखिरी चीज लेते हैं एक और। एनालिसिस के लिए, निर्वचन के लिए मेरे पास जो 3 इकाइयाँ होती हैं, उन तीनों को आपको ध्यान समझना है। एक होती है रेट, दर, एक होती है रेशो, अनुपात, और एक होता है कोफिशिएंट, गुणांक। एक होता है कोफिशिएंट, गुणांक। इन तीनों का अंतर आपको जानना बहुत जरूरी है। खास तौर से चैप्टर पढ़ेंगे इसमें काम भी आएगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये काम आएगा। गुणांक का ध्यान रखिए। देखो रेट जो दर है, बेसिकली स्टैट्स में अगर आप देते हो ध्यान, जन्म दर है, मृत्यु दर है, ये सामान्यतः कैसे निकालती है? 1000 रुपये मान निकालते हैं इसको अपन 1000 रुपये निकाल। तो इस बात को इसलिए ना भाई लिखा होगा, लिखा है इसमें, लिखा है इसमें बेटा, लिखा है 50,000 में, लिखा है। तो ध्यान रखना सांख्यिकी में सामान्यतः, सांख्यिकी में सामान्य जो दरें होती हैं वो प्रति 1000 डिक्लेयर होती हैं। तो डाटा बहुत बड़ा होता है, डाटा बहुत क्या होता है? विशाल होता है, 100 से काम चलता नहीं हमारा, छोटे डाटा 1000। तो जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, ये प्रति 1000 निकाली जाती है। तो एक तो हो गई अपनी रेट कि जैसे मान सपोज मैंने कहा अपने भारत में मान लेते हैं कि सर मृत्यु दर 12.3। इसका मतलब क्या है? औसतन। इसका मतलब क्या है? औसतन प्रति 1000 में से मान लो क्या हो रहे हैं? 12.3 लोग क्या हो रहे हैं अपने मर जाते हैं। तो बेसिकली जो डेथ रेट है वो प्रति 1000 में हो जाती है। तो अगर मैंने 12.3 कहा है, इसका आशय ये है औसतन ऑन एन एवरेज प्रति 1000 में से इस साल 12.3 लोग क्या हो गए अपने मर गए। अब रेशो का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, बस बचपन से करते आ रहे हैं। 2 चीज़ों का क्या तुलना भाग देखे अध्ययन। जैसे मैंने कहा मेल टू फीमेल रेशो, क्या बोला बेटा? मेल टू फीमेल रेशो, इसको बोलते हैं अनुपात। कोफिशिएंट क्या है? सांख्यिकी में गुणांक क्या है? ये समझना था। तो ये मेरे को लगता नहीं ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक सिंपल, एक से ज़्यादा कंपाउंड एज्यूम कर रहे हैं, काल्पनिक। दर कहाँ चलती है? जनरली इंतजाम चलती है। रेशो क्या है? अनुपात। जैसे मैंने 2 किस्म का, ये फर्स्ट मैंने जरूरी है। गुणांक क्या होता है? जानता कि आज तक मैं ये आप ही रखते हैं। गुणांक क्या होता है? वैसे कुछ लिखा तो है, ये समझ में आएगा कि वो गाड़ी परिभाषा है, ये आ रहा समझ में।
जब मैं प्रति इकाई दर निकालता हूँ तो उसको देखो दर वही है बेसिकली कॉफिशिएंट और दर में बड़ा अंतर नहीं है। दर कहाँ चली थी प्रति 1000, परसेंटेज कहाँ चलता है प्रति 100, कहाँ चलता है प्रति 100, दर कहाँ चलती है प्रति 1000। गुणांक होता है ना तो प्रति इकाई कहाँ चलता है वो पर यूनिट जो निकालते हैं क्या बोलते हैं उसको पर गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको पर गुणांक बोलते हैं। मान लो मैंने आपको ये कहा कि भाई साहब सिंपल रखते हैं भाई 20 जो एप्पल है 20 जो अपने क्या है एप्पल है वो मान देते हैं आपको 80 रुपए के मिले और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक एप्पल कितने का मिल रहा है। तो जो आपने एक एप्पल निकाला तो एक एप्पल कैसे निकाला 80 तो क्या रुपया और दूसरे क्या जब हमने एप्पल तो जो 4 आए तो जो 4 रुपये आया वो क्या बोलेंगे अपन 4 रुपये प्रति एप्पल बोलेंगे ना। 4 बोलोगे नहीं बोलोगे। तो जब मैं एक सेंटेंस दिया कि 20 एप्पल मान लेते 80 रुपये के हैं और मैंने कहा मुझे इससे करने मुझे प्रति इकाई एप्पल रुपये दो क्या दो मुझे प्रति इकाई यूनिट दो मुझे तो प्रति इकाई यूनिट का करना पड़ेगा आपको 80 में क्या भाग देना पड़ेगा 20 का कितना आ गया 4 रुपये प्रति इकाई। तो जो प्रति इकाई डेटा होता है वो अपना क्या होता है गुणांक। जैसे मान लो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कुछ क्लास में तो बचपन में किया होगा ऐसा और ये फ्रीक्वेंसी होती थी जैसे मान लो एक क्लास में मैंने 0 से 10 एक क्लास में मैंने 10 से 15 चेंज कर रहा हूँ क्लास में एक क्लास में मैंने 15 से कुछ मान लेते 30 ठीक है 3 क्लास की है और यहाँ आवृत्तियाँ दी है मैंने जैसे मान लो यहाँ आवृत्ति क्या दी मैंने आपको 50 दे दी यहाँ आवृत्ति क्या दे दी आपको मैंने 100 दे दी यहाँ दे दी आवृत्ति मैंने आपको 300 दे दी। अब आपने कहा यार यहाँ पर जो आवृत्ति है वो तुलनात्मक नहीं जल्दी बताओ सेंटेंस में क्या बोला आवृत्ति की तुलना नहीं कर सकते आवृत्ति को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों ये कितने में ओनली 10 में ये कितने में 5 में और ये कितने में 15 में तुलना कैसे करोगे तो ऑफर ज़्यादा नहीं थी। क्यों अंतराल भी क्या है तो जब ये मेरे पास वर्ग अनुसार अलग अलग थे तो मैं आवृत्ति की तुलना नहीं कर सकता। उस केस में मैं क्या करूँगा अगर पढ़िए बेसिक तो आपको पता होगा कि होता है आवृत्ति घनत्व सुना किसी ने नाम अपने काम पे ज़्यादा नहीं आएगा ये होता है आवृत्ति घनत्व। तो क्या करते हैं अपन प्रति इकाई अंतराल आवृत्ति निकालते। मैंने कहा अब आवृत्ति काम लेगी तुलना करना है तो 50/10 तुलना करना है तो 100/5 तुलना करना है तो 300/15 करो। अब तुलना करो क्यों अब बताओ क्या तुलना हो गई। अब ये सब सेम इकाई का है आपने 50 किसका भाग दिया 10 का क्या आया आवृत्ति प्रति इकाई वर्ग अंतराल आया क्या। अरे ये कितनी आवृत्ति थी 10 की जब 10 से भाग दिया तो क्या आंसर आया 5 आया और इसमें प्रति इकाई वर्ग अंतराल ये कितना आया 20 प्रति इकाई वर्ग अंतराल ये कितना आया 20 प्रति इकाई वर्ग अंतराल। तो जो ये चीज तुलनीय नहीं थी जैसी मैं कहा गुणांक पे आया जैसे मैं कहा ये गुणांक की थी कैसे ये गुणांक थे जैसे जो गुणांक पे आया तो क्या हो गई तुलनीय हो गई। अब एक काम करो उसी जगह पे अपनी बुक के अंदर कॉपी होगा नोट्स के अंदर इस एग्जाम्पल को नोट करो भूलोगे नहीं करो। तो जब प्रति इकाई अपन निकाल लेते हैं किस चीज़ को तो गुणांक बोलते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल था आपके लिए अलग अलग क्लासेस भांति की क्लासेस कैसे तुलना करूँ आवृत्ति एक क्लास अलग है एक क्लास अलग है एक क्लास अलग है तो तुलना कैसे की सबकी इकाई सेम कर सबको निकाल लिया प्रति इकाई वर्ग अंतराल। अब तुलना कोशिश करना ज़्यादा कुछ नहीं जो मैंने आपको बताया जहाँ तक बताया चिन्ह बना लो यहाँ तक का रिवाइज करके आना और कुछ नहीं करना यहाँ तक का रिवाइज करना है। कल से अपना मेन काम लिया आज क्या था हिस्ट्री थी ब्रीफ थी इंट्रो था कल से अपना मेन काम शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है स्टेप्स बस यहाँ से कल से अपना मेन काम शुरू। तो आज क्या था ये इंट्रोडक्शन हिस्ट्री क्या थी चीज़ें क्या थी समझ लिया पर मैं अब कल से अपना मेन काम शुरू। धन्यवाद।